आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। तो यहाँ हम शुरुआत कर रहे हैं हिस्ट्री की क्लास की। इससे पहले एक वीडियो डाल दिया गया है मोहम्मद बिन कासिम महमूद गजनबी के ऊपर, उसे देख सकते हैं आप लोग जा करके। ये मोहम्मद गौरी का आतंक है, ये दूसरा वीडियो है। तो ये जो है जो क्लासेस चालू हो रहे हैं, ये टारगेट है यूपी पीसीएस 2024, यूपी पीएससी आरओ एचसी आरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला जो आ रहा है, और यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम, मतलब हिस्ट्री की क्लास है, इसमें सब कुछ आपको मिलेगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा और ज्ञानी नहीं बनाया जाएगा। सिंपल सी बात है कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दिया जाए, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसी हिसाब से पढ़ाई यहाँ पर की जाएगी बस। ठीक, एग्ज़ाम निकालना है। तो शुरू करते हैं। फ़िलहाल आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अन्य विनय सबने निवेदन है कि एक बार पूरा वीडियो देखें। अगर अच्छा लगता है भैया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास में, और हमें जो है मोटिवेशन देने के लिए भैया लाल वाला बटन दबाएं। ये अनुनय विनय सबने निवेदन है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के। तो बात हम करेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी जो थे, इनके एक बड़े भैया थे। बड़े भैया समझते हैं, सबके बड़े भैया होते हैं। वो थे गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। तो 1163 ईस्वी में गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम जो थे, उन्होंने गजनी के पास में एक गौर नामक स्थान पर गौरी राजवंश की स्थापना की। ठीक, गजनी के पास एक गौर नामक स्थान था, वहीं पर गौरी राजवंश, क्योंकि जहाँ पर आप किसी चीज़ का काम शुरू करते हैं उसी के नाम पर उन्होंने अपना गौर नामक स्थान था, वहीं पर इन्होंने अपना जो है पूरा राजवाज सिस्टम, राजपाट का सिस्टम चालू कर दिया, तो वो गौरी राजवंश हो गया। तो समझे बात को। गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम इनके बड़े भाई थे, उन्होंने गजनी के पास गौर नामक स्थान पर गौरी राजवंश की शुरुआत की। ठीक, मोहम्मद गौरी की बात करें, ये थे आपके संसबनी वंश के। संसबनी वंश, देखिए संसबनी वंश, यामिनी वंश के थे आपके महमूद गजनबी। जब आप पहला वीडियो देखेंगे जाके तो आपको समझ में आएगा कि भैया महमूद गजनबी किस वंश के थे और मोहम्मद गौरी किस वंश। तो संसबनी वंश के थे, इतना आप जान लीजिए, मोहम्मद गौरी। और तो देखिए इनका पूरा नाम क्या था। इनका पूरा नाम था शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था। ठीक, गौरी राजवंश से आते थे। इनका जो वंश था वो संसबनी था, संसबनी। ठीक, गौरी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम ने की थी। ओके, गयासुद्दीन ने 1173 ईस्वी में गिज के तुर्कों को गजनी से भगा दिया। मतलब गजनी के कुछ पार्ट पर गिज के तुर्क जो थे वो कब्जा किए हुए थे, तो वहाँ से जो इनके बड़े भैया थे मोहम्मद गौरी के, उन्होंने इन्हें भगाया 1173 में, और अपने छोटे भाई को शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, जो कि मोहम्मद गौरी थे, उन्हें गद्दी पर बैठाया। देखो भाईचारा किस हिसाब से चल रहा है, मेरा भाई जो है वो राज करेगा, टेंशन नहीं लेने का, राज करो बस। यही सिस्टम था। शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम को गद्दी पर बैठाया उनके बड़े भाई गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम ने। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मोहम्मद गौरी के बारे में एक क्वेश्चन आ जाता है बार बार। एक तो आता है कि वो किस वंश का था, तो संसबनी वंश का था। ठीक, उसका पूरा नाम पूछा जाता है कि वो उसका नाम क्या है। ऐसे दे देंगे कि मोहम्मद गौरी का पूरा नाम, मोहम्मद गौरी को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देंगे मुइजुद्दीन, दूसरे में शिहाबुद्दीन, तीसरे में मोहम्मद बिन शाम, चौथे में देंगे सभी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको लगाना है सभी, अगर है तो सभी लगा दो बस। ठीक, और सभी ही देंगे क्योंकि मुइजुद्दीन भी इसका नाम था, शिहाबुद्दीन भी नाम था, और मोहम्मद बिन शाम भी इसी का नाम था। ओके, इसका काम क्या था? देखो, जो महमूद गजनबी आया था, जो कि पहला तुर्क आक्रमण किया था उसने, वो पहला तुर्क था। तो पहला तुर्क आक्रमण महमूद गजनबी ने किया। उसका उद्देश्य था कि लूट पाट करना, सोमनाथ मंदिर लूटना है तो लूटना है। उसका कोई उद्देश्य ये नहीं था कि हमें विस्तार करना, लेकिन इसका उद्देश्य था साम्राज्य का विस्तार करना, कि हमें साम्राज्य को विस्तारित करना है, खूब फैलाना है, खूब बड़ा राज्य करना है अपना। तो ये सिस्टम उसका था। जबकि महमूद गजनबी का उल्टा था, वो लूटपाट करने के लिए आया था। तो अगर चीज़ों को समझेंगे ना, तभी जब आपके क्वेश्चन आएंगे ठीक ठाक लेवल के तब लगा पाएंगे। तो उसका उद्देश्य था लूटपाट करना, इस बंदे का उद्देश्य क्या था? साम्राज्य विस्तार करना। इसका मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण कब करता है भाई? ये मोहम्मद गौरी जो होता है पहला आक्रमण कब करता है? तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर
प्रथम आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में। और कहाँ किया था? मुल्तान के ऊपर। मुल्तान के ऊपर पहला आक्रमण किया इसने मोहम्मद गौरी ने और जीत लिया, एकदम बिंदास होके जीता और उसे अपने क्षेत्र में मिला लिया, क्योंकि इसका उद्देश्य ही साम्राज्य विस्तार है। तो सिंपल सी बात है। तो पहले आक्रमण में ये विजयी हो गया, लेकिन दूसरे में नहीं होगा। दूसरे में भी हो जाएगा, हाँ दूसरे में भी हो जाए, तीसरे में नहीं होगा। सिंध और उच्च पर भी आक्रमण किया इसने मोहम्मद गौरी ने 1176 में, और उस पर भी कब्जा कर लिया। कहा कि भैया वो मिला लिया अपने अंदर। फिर सोचा कि अब तो हम जीत ही रहे हैं, चलो एक और आक्रमण कर देते हैं। और आए गुजरात, वहीं सोमनाथ मंदिर। सोचा कि ऐसा है कि महमूद गजनबी जी लूट के ले गए थे खूब सारा माल, हम तो यहाँ कब्जा ही कर लेंगे, पूरा पूरा सब अपना हो जाएगा। लेकिन फिर नायका देवी ने जो इन्हें के छक्के छुड़ाए हैं ना, मतलब दौड़ा दौड़ा के मारा है। नायका देवी कौन थी पता है? फिल्म भी उस पर आई है, उसमें जो है चंकी पांडे जो है वो विलेन का रोल कर रहे हैं, और देखिएगा नायका देवी मूवी आई है। तो नायका देवी जो थी वो भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय की जो थी माँ थी, और उनके नेतृत्व में भीम द्वितीय युद्ध करते हैं 1178 ईस्वी में। 1178 ईस्वी में भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को ऐसा दौड़ा दौड़ा के मारते हैं ना सब लोग कि पूछिए मत। माउंट आबू पर्वत पे लड़ाई होती है और दौड़ा के इन्हें खदेड़ दिया जाता है, जान बचा के किसी तरह भाग ही लेते हैं बस। तो मोहम्मद गौरी सॉरी बहुत छोटा नाम है के हिसाब से, लेकिन ये है कि गलती हुई है इतिहास में हमसे। नहीं बताओ, हमारे यहाँ की जो महिलाएं थी, ठीक वीरांगनाएं थी, उन्होंने इन सबको हरा दिया, आप सोच ही सकते हैं। तो ये गौरी की जो थी पहली हार थी। ये क्वेश्चन आता है कि भारत में मोहम्मद गौरी की पहली हार कब हुई? तो 1178 में हुई। किसने हराया? भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय ने हराया। ऑप्शन में नायका देवी है तो नायका देवी, ठीक। तो ये आप समझ सकते हैं। हम जहाँ जहाँ जो चीज़ पढ़ाएंगे उसमें क्वेश्चन आंसर जो भी बनते हैं वो बताते चलेंगे। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, हिस्ट्री एक कहानी है बस, कुछ और नहीं, पढ़ते रहिए। तो पहली हार हुई है आपकी मोहम्मद गौरी की 1178 में, भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय के द्वारा इन्हें हराया गया है। 1179 ईस्वी में पेशावर का युद्ध होता है, पेशावर जीत जाते हैं। 1181 ईस्वी में लाहौर का युद्ध होता है, लाहौर भी जीत जाते हैं। फिर 1189 ईस्वी में भटिंडा भी ये जीत लेते हैं बड़ी आसानी से। तो याद कर लो, देखो 1175 में पहला आक्रमण इसने भारत पर किया। कहाँ किया? मुल्तान के ऊपर किया, मुल्तान को जीता। 1176 में सिंध या उच्च नामक एक क्षेत्र को जीत लिया इसने। उसके बाद में 1178 में इनका मन नहीं माना, मन नहीं भरा, तो इन्होंने गुजरात के ऊपर आक्रमण किया, सोमनाथ मंदिर पर। फिर से सोचा कि लाओ लूटें पाटें दुनियादारी करें, लेकिन वहाँ बैठे थे भीम द्वितीय मूलराज द्वितीय और उनकी माँ थी नायका देवी। ऐसा दौड़ा दौड़ा के मारा कि इनके जो मतलब जख्मी हो गए हैं। फिर देखो 1178 बीता, फिर एक साल इन्होंने अपना मरहम पट्टी करवाया ठीक से, फिर ये तैयार हुए। तो 1179 में पेशावर जीता, फिर 1181 में लाहौर जीता, फिर 1189 में भटिंडा जीता। अब इनका मन मान नहीं रहा है तो ये तराइन पहुंच गए हैं। तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी में, ठीक। 1191 बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखना भैया। इस युद्ध में होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की इसमें लड़ाई होती है, भयंकर वाली लड़ाई होती है, जिसमें मोहम्मद गौरी को एकदम इतना मारते हैं, घंटाप इतना मारते हैं ना पृथ्वीराज चौहान की ये जो भाग जाते हैं। आप समझ लो बात को। तो मोहम्मद गौरी की बहुत बुरी तरह पराजय होती है इसमें, और मोहम्मद गौरी सीख जाता है कि भैया इतना आसान नहीं है पृथ्वीराज चौहान को हराना, तो अगली बार हम आएंगे फुल तैयारी से, यही उसका मकसद होता है। और फिर आता है फुल तैयारी के साथ में, और तराइन के दूसरे युद्ध में जो है, जो कि 1192 ईस्वी में होता है, पृथ्वीराज चौहान इसमें हार जाते हैं और भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करता है आपका मोहम्मद गौरी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में तुर्क राज्य की स्थापना या क्वेश्चन आ जाए भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना, तो आप मोहम्मद गौरी ही लगाएंगे।
लेकिन अगर बात करें कि भारत में वास्तविक मुस्लिम राज्य की स्थापना, तब कुतुबुद्दीन ऐबक लगाएंगे। सिर्फ मुस्लिम राज्य की स्थापना की बात होगी तो मोहम्मद गौरी लगाया जाएगा। टिक, समझिए बात को। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हारे क्यों पृथ्वीराज चौहान? हारने का मतलब था कि भैया हाथी का बहुत प्रयोग करते थे लोग, कि हमारे पास हाथी है और हम जो है सबसे बड़े वाले देवता हैं, इंद्र हैं हम, यही सोचते थे। इंद्र भी जो है हाथी पे बैठ के लड़ते थे, उनके पास भैया वज्र था, तुम्हारे पास कौन सा वज्र है? तो वही चक्कर था कि वहाँ अरबी घोड़े आके घेर लेते हैं और घेर करके हाथी को जख्मी कर देते हैं। और बहुत ही सिस्टम से, देखिए जो आपके पृथ्वीराज चौहान की सेना थी वो सिर्फ और सिर्फ आप मान लीजिए कि 3 लाख की सेना थी, जबकि मोहम्मद गौरी के पास 1,20,000, मतलब उसकी सेना मोहम्मद गौरी की कम थी, लेकिन फिर भी वो युद्ध जीत जाता है। उसका रीज़न होता है, उसका रीज़न यही होता है कि ये लोग ज़्यादातर हाथी का प्रयोग करते हैं और उन्होंने क्या किया, अरबी घोड़ों का तगड़े से प्रयोग किया। अरबी घोड़े जो कि बहुत फुर्तीले होते हैं, बहुत ही तेज होते हैं, और जिहाद का नारा वारा लगाया इसने, बस पूरी तरीके से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान छोटे मोटे राजा नहीं थे भैया, शब्दभेदी बाढ़, जो शब्दभेदी बाढ़ होता है वो चलाना जानते थे। शब्दभेदी बाढ़ आपके दशरथ, महाराज दशरथ जो थे अयोध्या वाले, वो भी चलाते थे। याद है आप लोगों को, कहानी सुनी होगी आपने श्रवण कुमार वाली, उसमें शब्दभेदी बाढ़ मारते हैं और श्रवण कुमार जो है मर जाता है। तो शब्दभेदी बाढ़ ये भी चलाते हैं। इनके जो पृथ्वीराज चौहान के जो वो होते हैं आपके चंद्रबरदाई, ठीक, कवि जो होते हैं इनके दरबार के, ये लिखते हैं आपके पृथ्वीराज रासो, और उसमें लिखा गया है कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो मोहम्मद गौरी को मार देते हैं शब्दभेदी बाढ़ से। तो ये सारी कहानी आप अक्षय कुमार वाली मूवी देखेंगे समझ आ जाइएगा, लेकिन हिस्ट्री में ऐसा नहीं, हिस्ट्री में आपको अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। हम ये कह रहे हैं वो इतिहास सही है गलत है इस पर हम डिबेट नहीं कर सकते हैं, हमारा इतिहास है तो हमारे लिए अच्छा है, हाँ उन्होंने मारा। लेकिन अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो अभी हम अलग तरीके से जो चीज़ें चल रही हैं भाई, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आते हैं तो उसमें हम उस चीज़ों को नहीं बदल सकते हैं, तो उसी हिसाब से हम देखेंगे। तो पृथ्वीराज चौहान इसमें हार जाते हैं, ठीक, उन्हें बंदी बना लिया जाता है 1192 में। और आइए देखते हैं कि अब क्या करेंगे। चंदावर का युद्ध होगा, क्यों हारे? देखिए जो राजा जयचंद थे, कन्नौज के राजा थे, कन्नौज के राजा थे, इनकी जो पुत्री थी संयोगिता, उनके साथ जो है पृथ्वीराज चौहान जो है शादी कर लेते हैं। क्योंकि ये लोग मान नहीं रहे होते हैं तो उन्हें भगा लाते हैं, सिंपल सी बात है। तो वही मामला होता है कि जो राजा जयचंद होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं। अब प्रेम प्रसंग था तो जाहिर सी बात है भाई, वो तो सिस्टम था ही, भागना वगना है तो चलेगा ही। तो राजा जयचंद हो जाते हैं गुस्सा और वो जो है बन जाते हैं असली वाले जयचंद, इसीलिए कहा जाता है जयचंद ना बनो। तो वो जाते हैं अपना मोहम्मद गौरी को उनके सारे भेद बता देते हैं। नहीं, इतना आसान थोड़े था राजा पृथ्वीराज चौहान को हराना, इतना आसान काम ही नहीं था, ठीक, इतनी बड़ी सेना, इतना रुतबा। और उसके बाद में राजा जयचंद ने पूरी इन्फॉर्मेशन उन्हें लीक कर दी कि इन्हें मारो पीटो चाहे जो करो। उसके बाद में संयोगिता जो थी वो, उन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक को इन्होंने काम सौंपा मोहम्मद गौरी ने कि जाओ जितनी भी लड़कियां हैं सबको बंदी बना लो, हरम में डालना है। लेकिन यह हमारे यहाँ की महिलाएं हैं, ठीक, हमारे यहाँ की वीरांगनाएं, जब ये पहुँचे हैं अजमेर के किले के पास, एक तो अजमेर के किले के आगे खाई थी, उसके बाद में उसको खाइयों को पाटने के लिए बहुत राजपूतों का कत्ल किया और उससे उस खाई को पाटा। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक अंदर घुसे हैं ना तो वहाँ पर आग ही आग, मतलब संयोगिता जी जो थी वो मतलब जौहर उन्होंने कर लिया था। यही समझ सकते हैं हमारा इतिहास बहुत ही मतलब वो कह सकते हैं वीरांगनाओं और वीरों से भरा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने जो है जौहर कर लिया। क्वेश्चन कई लोग करते हैं संयोगिता ने क्या किया, जौहर कर लिया था, ठीक। और इस तरह से मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद का युद्ध भी होता है। जब संयोगिता जी वो कर लेती है जौहर तो राजा जयचंद आक्रमण करते हैं मोहम्मद गौरी के ऊपर। मोहम्मद गौरी और जयचंद की लड़ाई होती है, चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, इस क्वेश्चन को
और राजा जयचंद की इसमें हार होती है, राजा जयचंद को मार दिया जाता है। तो चंदावर का युद्ध भी हमने ख़त्म कर दिया। तो आप लोगों से भैया बात ये है कि तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ, ये आप लोग बताइए, कमेंट में बताना है आपको। तराइन का तीसरा युद्ध मैंने बताया 1191 में हो गया आपका तराइन का पहला युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान तृतीय कहा जाता है, वो जो है मोहम्मद गौरी को तराइन के पहले युद्ध में हराते हैं। 1192 में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हराते हैं। लेकिन चंदावर का युद्ध होता है, उसमें कन्नौज के राजा जयचंद को बहुत बुरी तरह से मार दिया जाता है मोहम्मद गौरी के द्वारा। और इस तरह से आप तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ कमेंट में बताएंगे। और हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। देखिए महत्वपूर्ण क्या है ये भी तो जान लीजिए कि मोहम्मद गौरी के बारे में महत्वपूर्ण क्या है कि मोहम्मद गौरी को भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक तुर्की साम्राज्य का मोहम्मद गौरी को माना जाता है। मोहम्मद गौरी द्वारा जारी किए गए सिक्कों में एक तरफ माँ लक्ष्मी की आकृति, दूसरी तरफ अरबी का कलमा। ये है माँ लक्ष्मी, ये है अरबी का कलमा। तो माँ लक्ष्मी की आकृति एक तरफ अरबी का कलमा है। तो इस तरह के सिक्के जारी किए गए थे किसके द्वारा, मोहम्मद गौरी के द्वारा। इससे पहले महमूद गजनबी ने एक तरफ अरबी और एक तरफ संस्कृत का जो लेख था उसके सिक्के जारी किए थे। तो संस्कृत और अरबी का बात आएगा तो भैया वो महमूद गजनबी ने किया है। लेकिन जहाँ माँ लक्ष्मी एक तरफ है और एक तरफ अरबी का कलमा है वो आपका मोहम्मद गौरी ने किया है। तो ये आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य है भैया। अब देखिए क्या होता है कि मोहम्मद गौरी के दो बहुत खास गुलाम होते हैं। गुलाम तो उसके बहुत हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, एल्दोज, कुबाचा, 4 गुलाम मेन है। ठीक, एल्दोज और कुबाचा उसके बारे में बात करेंगे जब गुलाम वंश आएगा ना तब बात करेंगे। लेकिन अभी 2 लोगों की बात करते हैं क्या सिस्टम है। देखिए जो चंदावर का युद्ध होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत मदद करता है मोहम्मद गौरी की। तो मोहम्मद गौरी बहुत खुश हो जाता है कि ये तो यार मेरा प्रिय गुलाम है। तो जितने भी क्षेत्र उसने भारत में जीते हैं ना, सबको अपने प्रिय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को कहता है कि तुम यहाँ का रिप्रेजेंटेशन करोगे और तुम यहाँ नियुक्त रहोगे, तुम यहाँ काम चलाओगे और मैं जा रहा हूँ गजनी आराम करने, अपने बीवी बच्चों से मिलने। समझिए बात को। तो कहता है ठीक है मालिक, आप जाओ, घर जाओ, टेंशन न लो, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक वहाँ सब संभाल लेता है। और इधर बख्तियार खिलजी अपना आगे युद्ध में चला करता है। जिस क्षेत्र को मोहम्मद गौरी ने सोचा भी नहीं होता कि हम जीत सकते हैं, तो बख्तियार खिलजी अकेले ही जीत लेता है। बिहार बंगाल का विजय जो होता है वो बख्तियार खिलजी अकेले ही कर लेता है, साधारण सा गुलाम। लक्ष्मण सेन वहाँ के भाग खड़े होते हैं। तो ये कहानी हम करेंगे बात में, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग कहेंगे मोहम्मद गौरी के ऊपर जो है 25 मिनट का वीडियो आधे घंटे का बना दिया। नहीं भैया, जितनी ज़रूरी है वो बता रहे हैं। इनकी बात करेंगे गुलाम वंश में। बख्तियार खिलजी कैसे इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया, 1 महीने किताबें जली हैं भैया, सोचिए। तो 4 गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, एल्दोज, कुबाचा, याद रखिएगा। और अब इनको मार भी देते हैं मोहम्मद गौरी को, मतलब इनका खात्मा भी कर देते हैं क्योंकि बहुत हो चुका, बहुत अत्याचार कर लिया इन्होंने। तो देखिए मोहम्मद गौरी यहाँ पर हो जाता है खोखरों का विद्रोह। कहाँ पर, आपके गुजरात, अजमेर, दिल्ली, यहाँ सब हो जाता है खोखरों का विद्रोह। तब मोहम्मद गौरी को बुलाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक कि भैया हमसे संभल नहीं रहा, आप आइए। तो आते हैं ये, लेकिन आते हैं तो बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं। और घायल होकर जब लौट रहे होते हैं तो सिंधु नदी किनारे एक है दैमक नामक स्थान, वहीं पर जाकर इनकी हो जाती है मृत्यु, हो जाता है इनका राम नाम सत्य। तो भैया मोहम्मद गौरी ख़त्म, चैप्टर एकदम से क्लोज। इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर सीरीज हम कराएंगे। जो चीज़ें हमने बताई हैं वो याद रखिए और 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। और आप लोगों से भैया रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ये अनुनय विनय सबने निवेदन है, सिंपल सी बात है। बहुत सिस्टम से बहुत कंटेंट तैयार किया जाता है, एडिट किया जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं और वो सब झेल करके हम एक बढ़िया कंटेंट आपको देना चाहते हैं। और अगर आप लोग पसंद कर रहे हैं तो भैया लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।